हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी ठीक होंगे। प्रीवियस लेक्चर आपने देखा ही होगा, सेल डिवीजन सेल साइकिल पर मैंने कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए थे। ये सेशन है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पर है। इसमें हम प्लांट फिजियोलॉजी के अब सारे चैप्टर्स, जो 5 चैप्टर्स हैं, वो कंप्लीट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेशन 4 है। आई होप कि सब ठीक होंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज मैं आपके लिए सबसे बढ़िया चीज़ लाया हूँ एक। तो वो बढ़िया चीज़ दिखाने से पहले आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं आज की बढ़िया चीज़ की तरफ जो मैं आपके लिए लाया हूँ। बढ़िया चीज़ ये है कि आज का क्योट है, डू वर्क हार्ड गेट सक्सेस। बिना कठिन परिश्रम किए सक्सेस नहीं मिलती। अगर सक्सेस चाहिए तो घिसना तो पड़ेगा, बिना घिसे सफलता नहीं प्राप्त होती है। अगर सक्सेस चाहिए तो घिसना तो पड़ेगा, ये तो ठान लीजिए। और अभी से और आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन डोर्स मेड ऑफ वुड जनरली स्वेल ड्यू टू। किसके कारण रेनी सीजन के समय डोर्स स्वेल हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर बी इम्बाइबिशन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ इम्बाइबेट, एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए मैं बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इम्बाइबिशन, क्योंकि इम्बाइबिशन एक ऐसा फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन है वाटर का जो कि किसी भी मतलब एनी अदर फॉर्म ऑफ लिक्विड में होता है ऑन द सॉलिड सरफेस से, बिना सॉल्यूशन फॉर्म किए। मतलब कि इम्बाइबेशन ऐसा फॉर्म है जो लिक्विड के फॉर्म में तो होता है सॉलिड के सरफेस में, लेकिन बिना सॉल्यूशन फॉर्म किए। अभी समझ लीजिए, ऐसा इम्बाइबेशन एक प्रकार का फिनोमिना है। तो रेनी सीजन के दौरान डोर्स में इम्बाइबिशन होता है, ना कि ऑस्मोसिस, और ना ही हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ इम्बाइबेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा हमेशा, कभी भी जल्दबाजी मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एपोप्लास्ट पाथवे वाटर मूव्स एक्सक्लूसिवली थ्रू द। किससे वाटर मूव करता है? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडेस्माटा, ऑप्शन नंबर बी सेल वॉल, ऑप्शन नंबर सी इंटरसेलुलर स्पेसेस, एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं एपोप्लास्ट पाथवे के लिए, जिसमें से कि वाटर मूव करता है। एपोप्लास्ट पाथवे में वाटर रूट हेयर से जाइलम की तरफ मूव करता है। ठीक है, और एपोप्लास्ट पाथवे में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं मिडिल इन द वॉल ऑफ एंडोडर्मस सेल्स में, क्योंकि वे मिक्सचर ऑफ वैक्स लाइक स्यूबेरिन के बने होते हैं। एपोप्लास्ट पाथवे में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं इन द वॉल्स ऑफ एंडोडर्मस सेल्स में, क्योंकि वे मिक्सचर ऑफ वैक्स लाइक स्यूबेरिन से बना होता है। स्यूबेरिन पता है क्या होता है? एक प्रकार का मिक्सचर होता है वैक्स का, जो कि एपोप्लास्ट पाथवे में, जिसके एपोप्लास्ट पाथवे की एंडोडर्मस सेल्स की वॉल बनी होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विथ इंक्रीज इन द टर्जिडिटी ऑफ अ सेल सराउंडेड बाय वाटर द वॉल प्रेशर विल। क्या होगा वॉल प्रेशर? ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी फ्लक्चुएट, डी रिमेन अनचेंज्ड। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसका। With increase in the turgidity of a cell surrounded by water, the wall pressure will। वॉल का प्रेशर बढ़ जाता है। टर्जिडिटी बढ़ने से वॉल का प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि वॉल का प्रेशर इक्वल एंड अपोजिट होता है टर्गर प्रेशर के। वॉल का प्रेशर इक्वल एंड अपोजिट होता है टर्गर प्रेशर के, जिसकी वजह से टर्जिडिटी बढ़ने पर सेल की चारों तरफ वॉल का प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, movement of ions or molecules in a direction opposite to that of the prevailing electrochemical gradient is known as। क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। movement of ions or molecules in a direction
अपोजिट टू दैट ऑफ द प्रिवेलिंग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं हम? ऑप्शन नंबर ए डिफ्यूज़न, ऑप्शन नंबर बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी पाइनोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर डी ब्रोनियन मूवमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ आयन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट ऑफ आयन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, और क्वेश्चन में वही चीज़ कहा है कि मूवमेंट ऑफ आयन और मॉलिक्यूल इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का मतलब है कंसंट्रेशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात की गई इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच सब्सटेंसेस मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन along their concentration gradient in the presence of certain carriers or transport proteins is called as। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ मैं, the type of diffusion in which substances move across the membrane along their concentration gradient in the presence of certain carriers or transport proteins is called as, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सिंपल डिफ्यूज़न, ऑप्शन नंबर बी फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, ऑप्शन नंबर सी ऑस्मोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन एक प्रकार की पूरी डिफिनीशन रखी गई है यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फैसिलिटेड डिफ्यूजन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में साफ साफ ही फैसिलिटेड डिफ्यूजन पूरी डिफिनीशन रखी गई है। आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये पूरी लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, सेम एज वेल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फैसिलिटेड डिफ्यूजन। कटेशन इज द रिजल्ट ऑफ, कटेशन क्या होता है? ए डिफ्यूजन, बी ट्रांसपिरेशन, सी ऑस्मोसिस एंड डी रूट प्रेशर। कटेशन इज अ रूट प्रेशर। कटेशन कहाँ पर होता है? रूट प्रेशर होता है, कि कटेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन द लिक्विड फॉर्म। कटेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन द लिक्विड फॉर्म, जो कि क्या होता है? रूट प्रेशर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम इज, जाइलम के द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ए एक्टिव रिक्वायरिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर बाय द सॉइल, बी पैसिव रिक्वायरिंग नो एनर्जी एक्सपेंडिचर बाय द प्लांट, सी एक्टिव रिक्वायरिंग नो एनर्जी एक्सपेंडिचर बाय द प्लांट, डी पैसिव रिक्वायरिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर बाय द प्लांट। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम क्या होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम इज अ पैसिव रिक्वायरिंग नो एनर्जी एक्सपेंडिचर बाय द प्लांट। जब वाटर जाइलम से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, किसी भी प्रकार की उसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती है, एक प्रकार का पैसिव प्रोसेस होता है। ये क्वेश्चन, इसने दो क्वेश्चन को एक क्वेश्चन मर्ज किया हुआ है, आप खुद देख लीजिए। अगर ये कह दे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम कौन सी प्रोसेस होती है, तो ये पैसिव प्रोसेस होती है। और अगर कह दे यहीं पे कि इसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर होती है कि नहीं होती है, तो ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। तो इसने दो क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में सबमर्ज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the factors affecting transpiration identify the odd one out। ऑप्शन नंबर ए नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, ऑप्शन नंबर बी वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट, ऑप्शन नंबर सी कैनोपी स्ट्रक्चर एंड ऑप्शन नंबर डी विंड स्पीड। कौन सा है जिस इनमें से ऑड वन आउट, जो कि क्या है? फैक्टर है ट्रांसपिरेशन का। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है विंड स्पीड, क्योंकि नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट्स एंड कैनोपी स्ट्रक्चर, दीज आर द इंटरनल प्लांट फैक्टर है, जो कि क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। और विंड स्पीड इज एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट द ट्रांसपिरेशन। मैं इसको चाहे आपको लिख के दे देता हूँ, विंड स्पीड इज द एक्सटर्नल फैक्टर। रहने दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ए क्या है फैसिलिटेड डिफ्यूजन? नीड्स अ कैरियर प्रोटीन, बी इज एन एक्टिव प्रोसेस, सी ऑकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड डी नीड्स एटीपी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए नीड्स अ कैरियर प्रोटीन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि फैसिलिटेड डिफ्यूजन इज हाईली स्पेसिफिक
as it allow only a specific substance to pass through a membrane. फैसिलिटेड डिफ्यूज़न एक हाईली स्पेसिफिक डिफ्यूज़न होता है जिससे कि जो अलाउ करता है स्पेसिफिक सब्सटेंस को टू पास थ्रू अ मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर होगा नीड्स अ कैरियर प्रोटीन, क्योंकि इसको कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है मेम्ब्रेन से पास करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज नोन एज, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन नंबर बी कटेशन, ऑप्शन नंबर सी एवापोरेशन और ऑप्शन नंबर डी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहलाता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, बताइए क्या कहलाता है? इसका आंसर करेक्ट आंसर बताइए आप। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कहलाता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। गटेशन नहीं होता, गटेशन रूट प्रेशर होता है, और एवापोरेशन भी नहीं होता है। एवापोरेशन क्योंकि प्लांट्स में नहीं होता, दूसरी चीज़ों में एवापोरेशन होता है, जैसे कि समुद्र में होता है, इनमें एवापोरेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स ऑस्मोसिस एक्सेप्ट ए ऑप्शन water entering from soil to root hair, B water passing from root hair to adjacent cells, C water movement into the xylem vessel element, and option number D water entering a mesophyll cell from xylem vessel element। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाटर मूवमेंट इनटू द xylem vessel element, क्योंकि xylem वेसल में वाटर राइज होता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल, और ये एक प्रकार का कोहिसिव पावर होता है वाटर मॉलिक्यूल्स में, इसलिए जाइलम वेसल्स में ऑस्मोसिस नहीं होता, इसमें ट्रांसपिरेशन पुल होता है वाटर को ऊपर तक राइज करने के लिए। और बाकियों में जैसे वाटर एंटरिंग फॉर सॉइल टू रूट हेयर, इसमें ऑस्मोसिस होता है। वाटर पासिंग फ्रॉम रूट हेयर टू एडजेसेंट सेल, इसमें भी ऑस्मोसिस होता है। एंड वाटर एंटरिंग अ मेसोफिल सेल फ्रॉम जाइलम वेसल एलिमेंट, इसमें भी ऑस्मोसिस होता है। ऑप्शन नंबर सी में ऑस्मोसिस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोलाइसिस इज अ फीचर ऑफ, किसका फीचर है प्लाज्मोलाइसिस? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए प्लांट सेल्स, ऑप्शन नंबर बी एनिमल सेल्स, ऑप्शन नंबर सी बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, एंड ऑप्शन नंबर डी ओनली प्रोकैरियोट्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लांट सेल्स। प्लांट सेल एक प्रकार का फीचर होता है किसका? मतलब प्लाज्मोलाइसिस एक प्रकार का फीचर होता है प्लांट सेल का। ये इसलिए होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, जो कि क्या होता है एनिमल सेल में नहीं होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये देखिए, रिफर टू द गिवन फिगर, व्हाट प्रोसेस डज इट रिप्रेजेंट, कौन सा प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है? अब ये फिगर तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका तो आंसर आप जानते ही होंगे। ए सिंपल डिफ्यूज़न, बी फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, सी ऑस्मोसिस एंड डी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक प्रकार का फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न दिखा रहा है, इसमें ना ही सिंपल डिफ्यूज़न है, ना ही ऑस्मोसिस और ना ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये देखिए यहाँ ये इसमें ये देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यहाँ पर है, निकल रहा है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ये लगे हैं छोटे छोटे, ये जो दिख रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है। ये इनर सेल साइड सेल वॉल है, ये आउटर साइड है, ठीक है। इसमें आउटर साइड दिया हुआ है, इसमें मेम्ब्रेन दिया हुआ है। अब यहाँ से ये जा रहे हैं इस साइड, इसमें यहाँ से ये जा रहे हैं। ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन का करेक्ट ऑप्शन आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेंट ऑफ सैप इज़ बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, किसने सबसे बढ़िया एसेंट ऑफ सैप एक्सप्लेन किया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए मास बल्क फ्लो, ऑप्शन नंबर बी पल्सेशन थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी रूट प्रेशर, ऑप्शन नंबर डी कोहेशन ट्रांसपिरेशन पुल। करेक्ट ऑप्शन इज कोहेशन ट्रांसपिरेशन पुल। कोहेशन ट्रांसपिरेशन पुल ने एसेंट ऑफ सैप को बेस्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल में यहाँ पर इसका मतलब होता है अपवर्ड कंजम्पशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन of mineral ion sap from root to aerial part is called ascent of sap। मतलब कि ascent of sap एक प्रकार का upward conduction of water है in the form of dilute solution के फॉर्म में of mineral ions from root से लेके aerial part of the plant।
उसे कहते हैं हम एसेंट सैप। मैं फिर से इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर in the form of dilute solution of mineral ions sap from root to aerial part is known as ascent of sap. Next question. When a cell is plasmolysed it becomes, क्या हो जाता है सेल? A flaccid and its turgor pressure becomes 0. B turgid and its becomes 0. C turgid and turgor pressure becomes equal to osmotic pressure. C flaccid and diffusion pressure deficit becomes 0. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लैसिड एंड इट्स टर्गर प्रेशर बिकम्स 0, क्योंकि टर्गर प्रेशर फ्लैसिड सेल में टर्गर प्रेशर 0 हो जाता है और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें एक आपको फॉर्मूला बताता हूँ, आपने एनसीईआरटी वैसे पढ़ा होगा यहाँ तक, फिर मैं आपको बता देता हूँ। डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट इक्वल्स टू होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ठीक है, और डिफ्यूजन जब क्या होता है, अब मान लीजिए इसने कहा है कि जैसे इसमें कहा है कि मान लीजिए कि टर्गर प्रेशर 0 हो गया। ठीक है, मान लीजिए टर्गर प्रेशर क्या हो गया, 0 हो गया। अब टर्गर प्रेशर 0 हो गया तो डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट इक्वल्स टू हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वही तो मैंने आपसे कहा ये वाली बात कि टर्गर प्रेशर जब 0 हो जाएगा और जब डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा फ्लैसिड। सेल क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा फ्लैसिड। ठीक है, जब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जब टर्गर प्रेशर 0 हो जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा डिफ्यूजन प्रेशर के बराबर और सेल हो जाएगा फ्लैसिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लैसिड एंड इट्स टर्गर प्रेशर बिकम 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए, water potential and its is the chemical potential of the water. B solute potential is always negative. C pressure potential is 0 in a flaccid cell. And D water potential equals solute potential in a fully turgid cell. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाटर पोटेंशियल इक्वल सॉलिड पोटेंशियल इन अ फुली टर्जिड सेल। इसका मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, एक मिनट। जाई वाटर पोटेंशियल, मतलब वाटर पोटेंशियल ही है, इसे कहते हैं जाई। ठीक है, वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। यही इसने कहा है। कौन सा गलत है? जब प्रेशर पोटेंशियल 0 हो जाएगा सेल फ्लैसिड हो जाएगा। जब इसको 0 कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो गया, वही डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर वाली कंडीशन हो गई, तो सेल क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा जब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। ये हमेशा निगेटिव होता ही है, ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, फिर कहा है वाटर पोटेंशियल इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द वाटर। ठीक है, वो तो केमिकल पोटेंशियल होता है वाटर का। इसमें कहा लास्ट वाला ऑप्शन में कहा है वाटर पोटेंशियल इक्वल्स सॉलिड पोटेंशियल इस फुली टर्जिड सेल। फुली टर्जिड नहीं होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। यही वाला करेक्ट होगा, मतलब ऑप्शन राइट आंसर ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन साइमल्टेनियसली मूव्स टू मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए यूनिपोर्ट, बी एंटीपोर्ट, सी सिमपोर्ट, डी डिफ्यूजिव पोर्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी डी नहीं होगा, सी सिमपोर्ट इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब ये देखिए, अब कुछ लोगों के मन में आएगा यूनिपोर्ट का है, कुछ लोगों का आएगा सिम्पोर्ट का, बाकी एंटीपोर्ट, और इसमें सब समझ जाएंगे डिफ्यूजिव पोर्ट में। अब ये यूनिपोर्ट में और इसमें सबको अधिकतर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। इसने कहा है व्हेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन साइमल्टेनियसली मूव टू मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम, जब सेम डायरेक्शन मूव करने की बात आ रही है तो उसे हम कहते हैं सिम्पोर्ट। ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन जब सेम डायरेक्शन में बात करने में आती है तो उसे हम कहते हैं सिम्पोर्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा सिम्पोर्ट, ना कि यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। ए में दिया हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, नो नेट फ्लो ऑफ वाटर, कॉलम सेकंड में दिया हुआ है। और वाटर मूव्स इनटू द सेल, वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अब देखिए इसका करेक्ट आंसर हम ढूंढते हैं। हाइपोटोनिक का होगा वाटर मूव्स इनटू द सेल, ऑप्शन नंबर बी। मतलब इसको हम लिख लेते हैं अगर जैसे, तो ए का हो जाएगा सेकंड, ठीक है। फिर कह रहा है हाइपोटोनिक का मतलब होता है वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, तो बी का होगा ऑप्शन नंबर 3 और सी का होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ए का सेकंड मतलब ये वाला गया, ठीक है। अब ये दोनों बचे। फिर बी का थर्ड इसमें दिया हो तो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये वाला भी गलत होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर आर, क्या होते हैं बताइए? वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0। दोनों का 0 होता है, वाटर पोटेंशियल भी 0 होता है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल, दोनों 0 होते हैं। बाकी ना ही 100 0 होते हैं और ना ही ये होता है ना ये होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सम सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन प्योर वाटर इट्स वाटर पोटेंशियल, उसका वाटर पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? ए रिमेन सेम, बी इंक्रीजेस, सी डिक्रीजेस, डी फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। क्या होगा उसका करेक्ट आंसर? उसका करेक्ट आंसर सोचिए क्या होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इफ सम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर इट्स वाटर पोटेंशियल विल बी, क्या होगा? इसका वाटर पोटेंशियल होगा डिक्रीज, क्योंकि वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में 0 होता है। इसलिए सारे सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर से कम होता है। ऐसा में क्योंकि वाटर, फिर से बताता हूँ, वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में 0 कंसीडर किया जाता है, इसलिए सारे सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल लेस देन होता है प्योर वाटर से। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपिरेशन ड्राइवन एसेंट ऑफ जाइलम सैप डिपेंड्स मेनली अपॉन डैश प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, किस पर डिपेंड करता है? ए कोहेशन, बी एडेशन, सी सरफेस टेंशन, डी ऑल ऑफ दीज। किस पर डिपेंड करता है बताइए? डिपेंड करता है ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, सभी में डिपेंड करता है ट्रांसपिरेशन ड्राइवन एसेंट ऑफ जाइलम सैप। कोहेशन में भी करता है, एडेशन में भी करता है, सरफेस टेंशन में भी करता है, इसलिए इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। सो फाइनली गाइस, आपके क्वेश्चंस आज से कंप्लीट हुए। मेरे को जितने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए मैंने ढूंढ दिए। वैसे अभी और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैंने इसमें कुछ ही क्वेश्चंस रखे हैं। सो फाइनली गाइस, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और लास्ट में जाते हैं तो मैं यही सलाह दूंगा कि एडवाइस तो मेरी रोज़ की यही रहेगी, लर्न एवरी डे। थोड़ा थोड़ा रोज़ याद करोगे तब कंप्लीट हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं इकट्ठा बर्डन लेने की। अब भले ही ड्रॉपर हो, कोई टेंशन नहीं। आप अगर अभी आपने स्टार्ट किया है कोई बात नहीं, स्टार्ट किया है लेकिन लग जाइए, रोज़ थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करिए। लेकिन ये मत करिए कि आपने एक दिन पढ़ा फिर 2 दिन पढ़ा, ये चीज़ मत करिएगा। रोज़ कंप्लीट करिए, थोड़ा थोड़ा करिए, भले चाहे 4-5 घंटे 6 घंटे सेल्फ स्टडी दीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो फाइनली जाते हैं तो मैं कहूँगा कि चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। और धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।